नेपाल में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सहमति बन गई है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की बनाई जा सकती है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुशीला कार्की को आज ही शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके पहले नेपाल में देर रात तक राष्ट्रपति भवन में बैठक हुई, जिसमें नेपाल के प्रतिनिधि सभा यानी संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई है। बैठक से ठीक पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक सहमति बनाने के लिए पार्टी नेताओं से परामर्श किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सहमति बन गई है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की बनाई जा सकती है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। तो इसी को लेकर हमारे साथ वीरेंद्र केएम काठमांडू से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सीधा उनका रुख करते हैं। बड़ी खबर वीरेंद्र, क्या अपडेट? जी बिल्कुल। अब ये कहा जा सकता है कि आज कुछ देर में शपथ ग्रहण होनी है नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रमुख सुशीला कार्की का। इसको लेके रात भर जो है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सक्रियता रहा। जितने भी नेपाल के लीडर हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी स्टेक होल्डर है, खास करके सारे से उन्होंने जो है संवाद किया। और उसके बाद ये है कि क्योंकि ये सरकार जो है जेएनजी आंदोलन के तहत बन रही है, जेएनजी का जो डिमांड था, जेएनजी के डिमांड के हिसाब से बन रही है। और इससे पहले का जो सरकार था उसको जेएनजी का आंदोलन की वजह से अपदस्थ कर दिया गया था। तो इसको लेके जो है सारे लोग, सारे राजनीतिक दल और सारे पक्ष इसमें सहमत हो गए कि सुशीला कार्की को ही अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाया जाए। हालांकि थोड़ा सा अड़चन दिखा, खास करके संवैधानिक हिसाब से, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था कहा गया है कि सरकार के प्रमुख वही बन सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो उसको इस तरह से किया गया कि संविधान में एक व्यवस्था भी है, बाधा और कौ फुकाओ, यानी कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो बाधा को फुका सकते हैं और बाधा को वो कर सकते हैं। तो वो व्यवस्था के तहत जो है ये नया प्रधानमंत्री के रूप में जो है सुशीला कार्की को जो है स्वीकार किया गया। उनको जो है नियुक्त करने के लिए सारा प्रोसेस किया गया। हालांकि आज का जो है सुबह कुछ देर में उनका नियुक्ति होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद जो है देश का बागडोर जो है नेपाल में इतिहास में पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री जो है बागडोर संभालेगी। बिल्कुल। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब देख लेते हैं कि सुशीला कार्की कौन है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने बीएचयू वाराणसी से पढ़ाई की है। उन्होंने मार्च 1979 में वकालत शुरू की थी और उन्हें जनवरी 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक हॉक जज नियुक्त किया गया था। एडवोकेट हॉक जज नियुक्त किया गया था। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली है सुशीला। इन्होंने 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव का देश भर में विरोध हुआ और इसे वापस लेना पड़ा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नेपाल सेना ने राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर और कर्फ्यू लगाए रखने के आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। फिर शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है। सेना और पुलिस की मुस्तैदी के साथ साथ स्थानीय लोगों के सहयोग ने स्थिति को नियंत्रण में लाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि नेपाल का रक्षा मंत्रालय किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में फिलहाल नहीं है। सेना सड़कों पर तैनात है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और तोड़फोड़ या आगजनी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नेपाल की हिंसा में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 1800 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, जबकि 7000 कैदी जेलों से फरार हो गए हैं। इसी खबर को लेकर वीरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देख सकते हैं आप कि किस तरह से कर्फ्यू अभी भी लगातार जारी है। हालांकि अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान आज होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ना कुछ
2-3 रोज पहले से ये खबर चला रहे हैं जी। कि नेपाल में सुशीला कार्की ही जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उसमें तो हम ये कहेंगे कि हमारा एबीपी न्यूज का जो खबर था वो खबर अब पक्की हो गई, वो खबर पे मुहर लग गया कि हाँ सच में सुशीला कार्की ही, क्योंकि बहुत सारे खबर आया इस बीच में। दूसरा बात मैं ये बताना चाहूंगा कि नेपाल के अभी महज राष्ट्रपति एक कार्यालय है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय, सिर्फ 2 राजनीतिक न्यायिक पद है, 2 पद है जिसके उस पे जो है सब देश अभी चल रही है, क्योंकि बाकी जितना मौजूदा पद था सब खारिज, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, कोई मतलब नेतृत्व करने वाले नहीं है। तो इस समय जो है सेना के हाथ में बागडोर है नेपाल। तो सेना जो है हर जगह चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा बनाया हुआ है, क्योंकि कई तरह का जो है इसमें घुसपैठ की भी बात हुई, आंदोलन तो चला लेकिन उस बीच में विध्वंस घटना भी हुआ। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच पंजाब में आपको लिए चलते हैं। पंजाब के लुधियाना में बेकाबू कार ने सड़क पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसने भी ये वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार चलाने वालों को ये अच्छी तरह पता होता है कि मोड़ पर रफ्तार धीरे कर दी जाती है, लेकिन इस कार वाले ने ऐसा नहीं किया और हादसा हो गया। ना तो वक्त पर ब्रेक लगा और ना ही दिमाग ने काम किया। नतीजा ये हुआ कि इस अनियंत्रित कार ने एक साथ कई बाइक और स्कूटी को कुचल दिया। ये घटना लुधियाना के पुराने सब्जी मंडी इलाके की है। अच्छी बात तो ये रही कि हादसे के वक्त वहां पर कोई शख्स नहीं खड़ा था, वरना उसका क्या अंजाम होता इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब वीडियो को शुरुआत से देखिए। जिस वक्त ये कार मोड़ पर पहुंची तभी वहां साइकिल लेकर एक युवक पहुंच गया और माना जा रहा है कि इसी साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में कार चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। वहीं हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में एक बच्ची सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई। ये हादसा तब हुआ जब बच्ची स्कूल जा रही थी। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में उसको गंभीर चोट नहीं आई है। स्कूल जाते वक्त ये लड़की जैसे ही आगे बढ़ी सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई। ये बच्ची अपनी माँ और बहन के साथ स्कूल जा रही थी। बच्ची आगे आगे चल रही थी जबकि उसकी माँ और बहन पीछे थी। छात्रा अपनी माँ की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि आगे मैनहोल खुला पड़ा है और वो उसमें समा गई। ये देख माँ तुरंत वहाँ पहुंची और उसे मैनहोल के बाहर खींच लिया। इस दौरान 2 युवक भागे भागे वहाँ आए और मैनहोल में गिरे छात्रा के बैग को बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जताई। पुल और पुलिया पर पानी के बहाव में मोटरसाइकिल और कार के बहने के तमाम वीडियो आने के बावजूद लोग उसी तरह की गलती करने से बाज नहीं रहे। ऐसी ही जानलेवा गलती का वीडियो उत्तराखंड के रामनगर से आया है। तस्वीरें देखिए। बाढ़ के वेग को हल्के में लेना भारी पड़ गया। सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और बाइक के साथ साथ पीछे बैठा युवक भी नाले के अंदर पहुंच गया। बाढ़ के पानी में एक बाइक तो निकल गई, लेकिन ये दोनों बाइक सवार फंस गए। तस्वीरों में आप देखेंगे तेज वेग के कारण बाकी लोग उस पार ही बाढ़ के पानी के घटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सब्र नहीं था। लेकिन नतीजा सामने है। हादसा नैनीताल में रामनगर के कोटाबाग इलाके का बताया जा रहा है, जहां गुरुड़ी नाला उफन रहा था। उसी में एक बाइक सवार बाइक समेत गिर गया। गनीमत रही कि नाला गहरा नहीं था और युवक मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने AVEBA ग्रुप से हाथ मिलाया है, जिसके लिए ग्रुप की मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी खुद मुंबई आई थी। ये माना जा रहा है कि सरकार की ये पहल राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही शिक्षा, उद्योग, जल और ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति प्रदान करेगी। फडणवीस सरकार की इस पहल से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण भी होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम ये करेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस का मानना यह है कि इस परियोजना से विकसित महाराष्ट्र बनाने के उनके संकल्प को और भी मजबूती मिलेगी। वहीं कर्नाटक से एक अजीब घटना सामने आई है। दरअसल एक गांव के लोग जंगली जानवरों से डरे हुए हैं और इसके चलते उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होने लग गई। क्या किया गांव वालों ने, देखिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस पिंजरे में बाघ को कैद किया जाता है वहाँ कुछ लोग कैद हैं। ये सभी लोग वन विभाग के कर्मचारी हैं और इन्हें पिंजरे में कैद किया है गांव के लोगों ने। ये घटना गुंडलूपेट की है। दरअसल गांव के लोग जंगली जानवरों के हमलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। गांव वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बाघ पकड़ने वाले पिंजरे में वन कर्मचारियों को ही कैद कर दिया। गाँव वालों का कहना है कि जंगली जानवर उनके मवेशियों को शिकार बना रहे हैं। कई बार इंसानों पर भी हमला हुआ है, लेकिन वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल करने वाले सीपी राधाकृष्णन आज पद ग्रहण करेंगे, जिसके लिए आज उनका शपथ ग्रहण होना है। राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी। शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे होगा। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने गरियाबंद में 10 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें कुख्यात नक्सली मोडेम बालकृष्ण भी मारा गया है। बालकृष्ण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मोडेम की मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि बालकृष्ण संगठन का बड़ा चेहरा माना जाता था और इसी ऑपरेशन में राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और उसकी कोबरा बटालियन की टीमें भी शामिल थी। और देखिए, एनकाउंटर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है। एक्स पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से बस्तर के लोगों के मनोभाव को समझ करके अंतिम खंदक की लड़ाई इसको बनाया है, माननीय सुखदेव साय जी का जैसा मार्गदर्शन है, तो मैं सोचता हूं कि नियत समय में सब कुछ ठीक होगा और समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती के ग्रामीण इलाके इस वक्त चोरों के आतंक से परेशान है। लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण रात भर खुद पहरेदारी करने को मजबूर हो गए हैं। जागते रहो भैया। यहाँ पर हाथ में लाठी डंडे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और जवान हर कोई चोरों से गांव की रक्षा में जुटा दिखा। जागते रहो भैया। ये लोग रात में गांव की पहरेदारी कर रहे थे, तभी खबर फैली कि एक घर में चोर घुस आया है। फिर क्या था, भीड़ टूट पड़ी। पूरा गांव चोर की तलाश में दौड़ने भागने लगा। कोई इधर भागे तो कोई उधर चोर को तलाशे। खैर, काफी देर तक चली इस अफरा तफरी में चोर की तलाश की आस पूरी नहीं हो सकी और घर में चोर होने की खबर अफवाह ही साबित हुई। जागते रहो भैया। बताया जा रहा है कि बस्ती में पिछले 1 महीने में चोरी की घटनाओं में कई गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। गोर ने साफ कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ब्रिक्स में भारत हमारे पक्ष में होता है। साथ ही भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए कहीं अधिक इच्छुक और खुला है। President Trump has been crystal clear on this. They must stop buying Russian oil. Senator, I share those concerns with you. With that said, the Indians have been on our side on various issues within BRICS, including several individuals in BRICS, Brazil, China, have pushed for years to move away from the US dollar. India has been the stopgap for that. India is much more willing and open to engage with us than with some of those other individuals that are in BRICS. बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी।
मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। राघोपुर के रहने वाले नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार उर्फ आला राय आरजेडी से जुड़े हुए थे और इस बार राघोपुर से ही निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कल देर रात 2 बदमाश उनके घर पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग निकले, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि दोनों शूटर ने टोपी लगा रखी थी और चेहरे पर रुमाल बांध रखा है। भागने के दौरान पीछे वाला शूटर खुद को कैमरे से बचाने की कोशिश करता भी दिखाई दिया। इधर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग छापेमारी कर रही है। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये वारदात चुनावी रंजिश से जुड़ी है या फिर किसी निजी दुश्मनी का नतीजा है। अब खबर बिहार से, जहां पर बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन उन नेताओं को है जो टिकट पाने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। इस बीच लालू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की भीड़ उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग नवादा के हिस्सा विधानसभा क्षेत्र से आए थे और अपने नेता उदय यादव को टिकट देने की मांग कर रहे थे। नवादा जिला से आरजेडी के भक्त हैं दादा, हिस्सा विधानसभा टिकट मिलना चाहिए, सच्ची सर अभी पढ़ना। इसी बीच किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के मौजूदगी में भारत मॉरिशस के बीच हुई MOU साइन हुई। पीएम मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी रोड शो करते हुए होटल पहुंचे, जहां जगह जगह वाराणसी की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। काशी में पीएम मोदी का ये 52वां दौरा था। इस बार पीएम मोदी करीब 3.5 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे तो बीजेपी नेताओं ने उनका विरोध किया था। कल प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने इसका बदला लेने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया। पुलिस को आशंका थी कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने एक रात पहले ही अजय राय समेत 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। सिर्फ अजय राय ही नहीं, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया, जो वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। इसी तरह सोनभद्र से भी कांग्रेस के कुछ नेता विरोध करने के लिए वाराणसी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सोनभद्र में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विवादास्पद बयान दिया है। रायबरेली में उन्होंने इशारों में राहुल को रावण बताया, जबकि प्रियंका गांधी की तुलना सूर्पनखा से की है। दिनेश प्रताप सिंह ने ये बयान तब दिया जब वो राहुल और प्रियंका गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर बवाल तो होना ही था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायबरेली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दिनेश सिंह का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े UAPA मामले में
आज सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसले की सुनवाई करेगा। कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उमर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे जमानत देने से मना कर दिया था। 2 सितंबर को दिए गए आदेश में हाई कोर्ट ने दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों की जमानत अर्जी खारिज की थी। कोर्ट में शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिम की भी याचिका सुनवाई के लिए लगी है। इन्हें भी हाई कोर्ट से बेल नहीं दी थी। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या के बाद अब तक हत्यारे के बारे में कुछ खास पता नहीं लग पाया है। FBI ने घटना की जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। तस्वीरों में संदिग्ध काला फुल स्लीव शर्ट, टोपी और सनग्लासेस पहने हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध कॉलेज जाने वाले छात्र की तरह दिखता है और उसकी तलाश जारी है। जांच एजेंसी ने यह भी बताया है कि जिस इलाके से किर्क पर हमले का संदिग्ध भागा था वहां से एक अत्याधुनिक राइफल बरामद भी की गई है। I spoke to Erica, his wife, and we had a long talk, and she's devastated. I'd rather not say. I think progress is being made. He's an animal, total animal, and hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is. अब खबर नेपाल की। नेपाल में अब प्रदर्शनकारियों के एजेंडे पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के जेनजी प्रदर्शन में साजिश का नया एंगल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने के बाद आशंका यह है कि वहां जरूरी फाइलें नष्ट हो गई हैं। सरकार और सिस्टम के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी जला। आज नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय उजड़ा हुआ पड़ा है। बिल्डिंग से न्यायालय शब्द गायब है, सिर्फ सर्वोच्च बचा दिखा। काठमांडू में सर्वोच्च न्यायालय के बाहर इस तरह की घटना से ये साबित होता है कि आने वाले केसेस पर कितना खतरनाक असर पड़ने वाला है। कोर्ट के जलने से ज्यादा खतरनाक उसके बगल में मौजूद अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का जलना था, क्योंकि इसी ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट की सारी फाइलें होती हैं। लेकिन अब वो सारे रिकॉर्ड एक ही रात में गायब हो गए हैं। और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है, क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। वही कागजी फाइलों के साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी गायब हैं। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से नेपाल सुप्रीम कोर्ट का डेटा चुरा लिया गया है। नेपाल के अधिकारी अब इस प्रदर्शन को साजिश कह रहे हैं। नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव ने बताया कि उनके ऑफिस के 100 कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क निकाल लिए गए। ऑफिस रूम में सब में जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं वो लोग। अब संजीव मानते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ। लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो सीपीयू में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर का ऑडिटोरियम भी फूंक दिया। सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के डेटा की चोरी के इन्हीं दावों ने आंदोलन में साजिश को हवा दी। तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम के ऐलान के बीच भारत में भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने नेपाल में हुए प्रदर्शन पर कहा है कि भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो बीजेपी के एक विधायक ने भारत में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका जता दी है। तो जेडीयू ने ये कहा है कि नेपाल में परिवर्तन या फिर क्रांति का माहौल नहीं है। देखिए, जहाँ भी जब कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है, जब पराकाष्ठा हो जाती है किसी चीज़ की, तो फिर उनके प्रतिफल जो है, उनके परिणाम यही होते हैं। तो यहाँ भी कोई हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए, तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए। देखिए, वहाँ पे कोई परिवर्तन का या कोई क्रांति का माहौल नहीं है।
वहाँ अराजकता का माहौल बना हुआ है। मैं चाहता हूँ वहाँ शांति स्थापित हो और रूल ऑफ लॉ कायम हो।